गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद एक बार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग सीखा था, जिसमें हमने जाना कि जो हमारी संतुलन कीमत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन कर देते हैं। तो अब आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रशासकीय कीमत। प्रशासकीय कीमत यानी कीमत नियंत्रण सरकार के द्वारा। अब ये क्या होता है, इसमें क्या आता है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आज आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की आखिरी क्लास है। मतलब आज हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र विषय का 50% सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करें प्रशासकीय कीमत या सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण क्या होता है, तो वैसे तो नाम में लगा है सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण, यानी जब कीमत को सरकार नियंत्रित करने लगे तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रशासकीय कीमत या सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण। अब ये क्या होता है और सरकार क्यों करती है, वही हमको देखना है। देखो, हमने पढ़ चुके हैं कि जो संतुलन मूल्य है या जो कीमत निर्धारण है, वो कीमत निर्धारण बाजार की मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि जब बाजार में मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो वहां पर कीमत निर्धारण हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि बाजार में जो कीमत चल रही है, जो संतुलन मूल्य चल रहा है, वो किसने निर्धारित किया? बाजार ने किया, बाजार की मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। अब ये जो कीमत निर्धारण हुआ या ये जो संतुलन मूल्य आया, हो सकता है ये संतुलन मूल्य ज्यादा हो या कम हो। ज्यादा हो या कम हो मतलब कि किसी वस्तु का अगर कोई मूल्य निर्धारित हो गया तो हो सकता है कि ये मूल्य निर्धारित इतना ज्यादा हो कि कोई गरीब व्यक्ति उसको खरीद ना पाए, या ये मूल्य निर्धारण इतना कम हो कि बेचने वाला उसको बेचने के लिए प्रेरित ही ना हो। क्योंकि देखो भाई, एक संतुलन मूल्य होना जरूरी है किसी भी वस्तु का, क्योंकि अगर वस्तु बहुत महंगी हो गई तो आम व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाएगा, और अगर वस्तु बहुत सस्ती हो गई तो बेचने वाला उसको बेचने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जितना कम रेट होगा बेचने वाला उतना डिमोरलाइज होगा ना, उतना वो सोचेगा अरे यार इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है, मैं नहीं बेचूं। इसलिए किसी भी वस्तु का एक मूल्य ऐसा होना चाहिए जो कि एक गरीब व्यक्ति खरीद भी सके, और जो मतलब जो क्रेता है वो खरीद भी सके, और जो विक्रेता है वो बेचने में इंटरेस्ट भी दिखाए। तो बाजार में मांग एवं पूर्ति शक्तियों जो द्वारा जो कीमत निर्धारित होता है, उस निर्धारित कीमत को नियंत्रित करने का काम जब सरकार करने लगे, उसे ही हम बोलते हैं प्रशासकीय कीमत। यानी जब बाजार में जो कीमत चल रही है उसमें सरकार का हस्तक्षेप आ जाए और सरकार उस कीमत को नियंत्रित करने लगे, तब हम उसे क्या बोलने लगेंगे? हम उसे बोलने लगेंगे सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण, या उसका नाम है प्रॉपर जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रशासकीय कीमत। अब बात आती है ये प्रशासकीय कीमत से सरकार नियंत्रण किस तरह करेगी। मतलब क्या होता है वो तो हमने देख लिया कि बाजार में जो कीमत चल रही है उसको सरकार नियंत्रित करे। अब नियंत्रित कैसे करेगी वो हमको देखना है। ठीक है, तो कैसे करेगी उसके लिए क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो जो कीमत चल रही है वो क्या चल रही है, मतलब वो ज्यादा चल रही है या कम चल रही है। तो अगर कीमत सरकार के मुताबिक ज्यादा चल रही है तो सरकार उसकी कीमत को क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो कि कोई खरीद नहीं पाए। इसलिए सरकार जो भी कीमत ज्यादा चल रही है उसको कम करने की कोशिश करेगी, जिसका नाम होगा उच्चतम निर्धारित सीमा, उच्चतम निर्धारित कीमत। बोलो, उच्चतम निर्धारित कीमत, या एक और नाम क्या होगा इसका? होगा कीमत सीमा। क्या लिखा मैंने? उच्चतम निर्धारित कीमत या कीमत सीमा। और ये सरकार कब उपयोग करती है? ये सरकार कब प्रयोग करती है? तो ये तब प्रयोग करती है जब बाजार में किसी वस्तु का संतुलन मूल्य बहुत ज्यादा हो रहा हो। और अगर ज्यादा हो रहा है तो सरकार कहेगी रुको, ज्यादा हो रहा ना संतुलन मूल्य, अब मैं डिसाइड करूंगी एक उच्चतम निर्धारित कीमत, और इस उच्चतम निर्धारित कीमत से आपका मूल्य ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसे बोला जाता है उच्चतम निर्धारित कीमत या सीमा। अभी आपको पूरा समझ नहीं आया होगा, अभी तो मैंने जो बोला वो रहने दो, जो लिखा उसको लिखे रहने दो, फिर हम ग्राफ से समझेंगे तब आपको समझ आएगा।
इसी तरह सरकार ने एक चीज तो क्या कर ली पहले कि सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा मूल्य चल रहा है, तो सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ऊपर माल आप नहीं बेचोगे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, उच्चतम निर्धारित कीमत, या हमने बोल दिया कीमत सीमा। इसी तरह अगर रेट बहुत कम चल रहा है यानी कि बहुत सस्ता चल रहा है, तो मार्केट में सरकार क्या कहेगी, रेट बढ़ाओ, इतना सस्ता मत बेचो साहब, इसको थोड़ा महंगा करो। और महंगा करवाने के लिए सरकार जिस यंत्र का प्रयोग करती है, जिस टूल का प्रयोग करती है, या जो नीति या पॉलिसी अपनाती है, उसको बोला जाता है निम्नतम निर्धारित कीमत या कीमत तल। जैसे था उच्चतम निर्धारित कीमत या कीमत सीमा नाम था, इसी तरह निम्नतम निर्धारित कीमत या न्यूनतम निर्धारित कीमत, और एक और नाम क्या लिख दिया, कीमत तल। इसमें क्या करेगी सरकार, इसमें देखेगी कि अगर चीजें बहुत सस्ती बिक रही है तो सरकार कहेगी रुको, इतनी सस्ती नहीं बेचोगे, थोड़ा रेट बढ़ाओ, और मैं जो रेट रख रही हूं उससे कम कोई नहीं बेचेगा, यानी एक निश्चित कीमत से कम कोई नहीं बेचेगा। ऐसा कौन बोल रही है, सरकार बोल रही है। तो ऐसी निर्धारित कीमत को हम क्या बोलते हैं, कीमत तल बोलते हैं। तो दो चीज हुई, एक हुई कीमत सीमा, एक हुई कीमत तल, है ना। तो अब मैं कीमत सीमा और कीमत तल बोलूंगा। मीनिंग तो मैंने लिख दिया, बोल भी दिया, पर अभी आपको समझ में नहीं आया है, मैं जानता हूं, है ना। तो वो कैसे समझ आएगा, तो एक बार हम पहले ग्राफ बना लें, और उस ग्राफ बनाने के बाद हम समझेंगे, और फिर वापस इसके मीनिंग पे आएंगे विद एग्जाम्पल, तब हमको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने फिर से रख लिए कीमत निर्धारण या संतुलन मूल्य, है ना। ये ग्राफ वही पुराने हैं जो कि हमने पूर्ति में कीमत निर्धारण पढ़ के आए थे, और पिछली 3 क्लासेस से हम यही ग्राफ को पढ़ रहे हैं। इस ग्राफ में क्या है, एक्स अक्ष पर आपको दिख रहा होगा क्या, वस्तु की मांग एवं पूर्ति, वाई अक्ष पर आपको दिख रहा होगा वस्तु की कीमत। दोनों ग्राफ में सेम दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक मांग वक्र और एक पूर्ति वक्र हमने बनाए हैं, है ना। मांग वक्र गिरता हुआ, पूर्ति वक्र बढ़ता हुआ, दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको हम बोलते हैं संतुलन बिंदु, ई नंबर का पॉइंट, है ना। और उसके बाद फिर ई नंबर से ही हम सीधी रेखा डालते हैं, कहां पर, कीमत जो हमारा y अक्ष पर है उस पर, y अक्ष पर हम एक सीधी रेखा डालते हैं जिसको हमने बोल दिया P बिंदु, और ये P बिंदु हमको क्या बताता है कि यही हमारी संतुलन मूल्य है, संतुलन मूल्य या संतुलन कीमत हमारी है, या इसे ही हम कीमत निर्धारण बोलते हैं। अब एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ वाले ग्राफ की हम बात कर लेते हैं कि इस ग्राफ में अगर आप देखो तो हमने ये ग्राफ तो पुराना बनाया है। अब हमें क्या करना है कि सरकार बोल रही है कि हमें कीमत सीमा रखनी है। कीमत सीमा रखनी है मतलब कि आपका ये जो मूल्य है ये बहुत ज्यादा है, ये इतना ज्यादा है कि एक गरीब व्यक्ति उस मूल्य पर वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। तो सरकार देखो इसका मूल्य क्या करवाएगी, कम करवाएगी। कैसे कम करवाएगी कि यहाँ पर आपका P बिंदु है ना, अब P बिंदु है मतलब कि ये कीमत रेखा है ना, सॉरी कीमत रेखा बोल रहा हूँ, ये वो बिंदु है जहां पर संतुलन मूल्य निर्धारित हुआ है। उसी के नीचे आप देखो मैं एक और बिंदु बनाता हूं जिसको मैं बोलूंगा P1, और P1 बना के एक सीधी रेखा मैंने अपने साइड खींच दी, है ना। मतलब मैंने राइट हैंड साइड एक सीधी रेखा खींच दी, कहां से, P1 से। P1 सर कैसे ले लिया आपने, 1 से ले लिया बेटा, कितने भी नीचे ले लो, है ना। P जो आपका बना है उससे नीचे एक कोई भी रेखा डालो सीधी हाथ तरफ, है ना। और P रेखा जो आपने सीधे हाथ तरफ डाली उसको क्या बोल दिया, P1 बोल दिया। तो P1 की रेखा आपने सीधे हाथ तरफ डाली, इसी को हम बोलेंगे कीमत सीमा। अब इससे क्या हुआ, अब देखो P जो आपका था वो संतुलन मूल्य था, उससे नीचे आपने एक रेखा बना दी जिसको आपने क्या बोल दिया, P1 रेखा, या हम इसको नाम क्या बोलेंगे, कीमत सीमा। अब ये रेखा क्या बता रही है, ये रेखा बनाई है सरकार ने, और सरकार बोल रही है कि ये जो मैंने रेखा बनाई P1, इससे ऊपर कोई भी वस्तु को नहीं बेचेगा। मतलब ये आपकी उच्चतम निर्धारित कीमत है, इस कीमत के ऊपर कोई भी विक्रेता वस्तु को नहीं बेचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कीमत सीमा या फिर उच्चतम निर्धारित कीमत। तो ये P1 कैसे बनी, सरकार द्वारा एक लाइन बना दी जाती है। तो कीमत निर्धारण जो आपकी हुई थी जिसको हमने संतुलन मूल्य बोला, जब वो मूल्य ज्यादा होता है तो सरकार उस मूल्य को कम करने के लिए एक अपनी ही कीमत निर्धारित करती है, एक उच्चतम कीमत निर्धारित करती है जिसे हम कीमत सीमा बोलते हैं। अब बात आती है सरकार ऐसा करती क्यों है। तो देखो भाई, पहले आपको बात बताया कि जब वस्तु बहुत महंगी हो जाएगी तो एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। तो सरकार उसके लिए क्या करती है, वो बोलती है कि मैं एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर रही हूं, इससे ऊपर कोई भी अपनी वस्तु को नहीं बेचेगा।
ठीक है, तो देखो भाई, एक उच्चतम सीमा सरकार निर्धारित कर देगी, इससे ऊपर अपनी वस्तु को कोई नहीं बेचेगा। ऐसा आपको देखने को मिलता है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? यस। कहाँ मिलता है? कंट्रोल। नाम सुना आपने? कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? आपके राशन कार्ड बने होंगे, हर घर का राशन कार्ड बना होता है, उस राशन कार्ड से हम कंट्रोल जाते हैं, उस कंट्रोल से हम क्या लेते हैं? गेहूं, चावल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल वगैरह, ये सब चीजें हम खरीदते हैं। और आप वहां की चीजें देखना, मार्केट से आधे से भी कम रेट में आपको मिलती है ना। मतलब बाजार में अगर गेहूं चल रहा है 20 रुपए किलो, तो वहां आपको गेहूं मिल जाएगा 4 रुपए 5 रुपए किलो, है ना। चावल अगर वहां चल रहा है 35 रुपए किलो, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 रुपए 8 रुपए किलो, और बल्कि सस्ते ही मिल जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है भैया? बाजार में रेट तो कितना चल रहा है गेहूं का? मान लो 20 रुपए किलो, लेकिन कंट्रोल में वही रेट क्या मिल रहा है? 4 रुपए 5 रुपए किलो में आपको मिल जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में जो चल रहा है उससे कम रेट कैसे मिलने लगे? क्योंकि सरकार ने निर्धारित करेगी कि सरकार ने कहा मार्केट में जो पी चल रहा है, पी मतलब संतुलन मूल्य जो मार्केट में चल रहा है वो कितना चल रहा? 20 रुपए चल रहा है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, कम करो इतना रेट, इतने महंगे में नहीं बेचेंगे। तो सरकार ने एक P1 रेखा बनाई। P1 जिसको हमने क्या बोला? गेहूं की कीमत 4 या 5 रुपए, है ना। ये तो समझते हो ना। अगर y अक्ष पे P ऊपर है मतलब वो मूल्य ज्यादा है, P1 नीचे है मतलब कि उसका मूल्य क्या है? कम है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सरकार ने क्या कर दी? कीमत को नियंत्रण कर दी। कैसे कर दी? कंट्रोल के द्वारा। और ये जो कंट्रोल आप बोलते हो ना, ये कंट्रोल नाम कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा मिलेगा। पुस्तकों में हमेशा इसके लिए आपको नाम मिलेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये कंट्रोल का नाम है। तो पुस्तकों में कहीं भी अगर वर्ड आए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो समझ लेना ये उसी कंट्रोल की बात कर रहा है जिस पर हम राशन कार्ड लेके जाते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कीमत सीमा, और जिसमें हमने क्या जाना कि जब संतुलन मूल्य बहुत अधिक होता है तो सरकार उसके नीचे अपना एक मूल्य निर्धारित करती है। उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार जो उच्चतम निर्धारित कीमत निर्धारित करती है उसे ही हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं कीमत सीमा। अब ठीक इसी तरह जैसा सरकार ने कीमत को कम किया, यहां पर कीमत बढ़ेगी। मतलब आप देखो संतुलन मूल्य चल रहा है ना। पी बिंदु, पी रेखा आपको दिख रही है। अब पी रेखा के ऊपर मैं एक P1 रेखा बनाऊंगा और एक सीधी रेखा मांग और पूर्ति वक्र से मिला दूंगा। सॉरी। तो एक मैंने P1 रेखा कहां बनाई? ऊपर बनाई और मांग एवं पूर्ति से मिला दी। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि P रेखा जहां पर है वहां पर बाजार में कीमत चल रही है, पर सरकार ने कहा नहीं, इससे ऊपर कीमत हम निर्धारित कर रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया क्या? P1। और इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कीमत तल। अब ये क्या है? क्या सरकार, ऐसा होता है कि मार्केट में जो कीमत चल रही है उससे ज्यादा कीमत सरकार खुद निर्धारित कर दे? और क्यों कर रही है? सवाल पहला तो ये है। तो पहले तो देखो भाई, हम ये देखेंगे कि क्या सरकार ऐसा करती है या नहीं। तो हम बोलेंगे हाँ करती है, प्रैक्टिकली करती है। ये मैंने प्रैक्टिकली बताया, ये भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली करती है। कैसे? कि अगर मार्केट में मान लो गेहूं का रेट चल रहा है कितने रुपए? 20 रुपए। तो सरकार कहेगी रुको, मैं खरीदूंगी कितने में? 25 रुपए में या 22 रुपए में। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार रेट बढ़ाकर निर्धारित तो करती है। अब ये क्यों करती है? ये सरकार इसलिए करती है ताकि जो किसान हैं, जो उत्पादक हैं, वो अपनी वस्तुओं को महंगे दाम पर बेच सके। क्योंकि सोचो, किसान ने खूब मेहनत करी, खूब गेहूं का उत्पादन किया, और अगर मार्केट में उसको वो रेट मिल ही नहीं रहे, वो घाटे में बेच रहा, कम कीमतें हो गई, गेहूं की कीमतें कम हो गई है, तो उस चक्कर में क्या होगा भाई? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। किसान कहेगा लो भाई, मैं तो अगली बार से उत्पादन ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो इसी बार सुसाइड कर ले रहा हूं। होता है ना, कितने लोग किसान सुसाइड कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि या तो उनकी फसल मौसम की वजह से खराब हो गई, या फसल तो अच्छी हुई पर बाजार में उसको वो रेट ही नहीं मिल रहा है जो कि किसी फसल के उसको मिलने चाहिए। क्योंकि इतनी सस्ती मार्केट में बिक रही कि वो कहेगा लो भाई, मेरी तो लागत ही नहीं निकल पा रही। इसलिए सरकार क्या करती है? सरकार एक कीमत निर्धारित करती है न्यूनतम, क्या? जिसमें वो बोलती है कि चिंता मत करो, मार्केट में देखो, अगर मार्केट में वो रेट मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना P1 रेखा लेके, मैं खरीद लूंगी आपके
क्या, जितने भी आपके उत्पादन है वो सब खरीद लोगे। यानी मैं बता रही हूं कि मेरी एक न्यूनतम खरीदने की सीमा है। मार्केट में देखो, मैंने सरकार ने कितनी कीमत रख दी, 25 रुपए रख दी, और गेहूं की कीमत मार्केट में कितनी चल रही, 20। तो जाहिर सी बात है जो भी किसान है वो गेहूं किसको बेच देगा, सरकार को बेच देगा। तो इसका मतलब सरकार गारंटी लेती है, किस चीज की गारंटी लेती है, कि मैं एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रही हूं, इस न्यूनतम मूल्य पर किसान तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, टेंशन मत लो, तुम तो उत्पादन करो, मैंने गारंटी ली है एक न्यूनतम कीमत की कि इतनी कीमत तो कम से कम तुमको मिलेगी। न्यूनतम मतलब यही होता है ना कि कम से कम इतनी कीमत तो तुमको मिलेगी, इसलिए तुम बेफिक्र होकर उत्पादन करो, फिर मार्केट में आना, देखना कितने में बिक रहा, कम से कम 25 रुपए तो तुम्हें मिलने वाले हैं ही। बाजार में अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मैं तो 25 रुपए कीमत निर्धारित करके बैठी हूं ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, कीमत तल बोलते हैं, है ना। और ये जो सरकार न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है ना, इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है एमएसपी। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर ये वर्ड आया था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि सरकार निर्धारित करती है। किस लिए, ताकि गांव के जो लोग हैं अगर उनको बाजार में सही प्राइस नहीं मिल रहा है तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है कि हम आपका जितना भी उत्पादन है वो खरीद लेंगे इस मूल्य पर, है ना। तो इसको न्यूनतम या कीमत तल क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार ने एक तल बना दिया P1, और क्या कहा सरकार ने P1 तल बना के कि इसके नीचे तो तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मतलब टेंशन, इतने तक में तो हम खरीद लेंगे। तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया, कीमत तल। हाँ, एक कंफ्यूजन दोनों में लगता है कि देखो लिखा है क्या, उच्चतम निर्धारित कीमत, लेकिन लाइन खींचिए P1 नीचे, और यहां पर लिखा है न्यूनतम निर्धारित कीमत और लाइन खींचिए P के ऊपर P1, है ना। मतलब एक में कीमत ऊपर दिख रही है और एक में कीमत नीचे दिख रही है, तो वो तो होना ही है। तभी तो हमने लिखा, देखो उच्चतम निर्धारित कीमत यानी उच्चतम है, इससे ऊपर नहीं बेचना, इसीलिए P1 बना दिया, इससे ऊपर नहीं जाना, मार्केट में महंगा। और यहां पर निम्नतम निर्धारित कीमत यानी P1 हमने कहा निम्नतम है भाई, इससे नीचे मत होना, है ना। तो उच्चतम यानी P1 से ऊपर मत जाना, न्यूनतम यानी P1 से नीचे मत जाना। और ये P क्या है, वो जो बाजार में निर्धारित हुआ। P1 कौन सा मूल्य है, जो सरकार ने निर्धारित किया। तो ये जो भी साइड P1 है, उच्चतम और न्यूनतम, ये दोनों सरकार ने निर्धारित करे हैं, इसीलिए हमने उसका नाम क्या बोला, सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत। और उसी को हमने एक और नाम बोल दिया, प्रशासकीय कीमत। समझे आप। तो एक बार फिर से जरा फटाफट से देख लें। तो प्रशासकीय कीमत क्या होती है कि हम बोलेंगे सॉरी, हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि वस्तुओं की एवं सेवाओं की मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारित होती है ना। और ये कीमत कम या ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से क्रेता या उत्पादक दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार बीच में हस्तक्षेप करती है और सरकार इन कीमतों को, ये जो संतुलन मूल्य है, इसको नियंत्रित करने का काम करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रशासकीय कीमत या सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत बोलते हैं। सरकार दो तरीके से कीमत निर्धारित करती है, एक कीमत सीमा द्वारा, एक कीमत तल द्वारा। कीमत सीमा में क्या करती है कि सरकार जो भी संतुलन मूल्य रखा है उससे कम एक मूल्य निर्धारित करती है, जिसे हम कीमत सीमा बोलते हैं। और ये जो हमारा कीमत तल है, इसमें क्या होगा कि सरकार संतुलन मूल्य से अधिक एक कीमत निर्धारित करती है, जिसे हम कीमत तल बोलते हैं। ये वाला किस लिए किया जाता है, ताकि जो क्रेता है वो वस्तुओं को खरीद सके। उदाहरण क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये वाला क्यों किया जाता है, ताकि उत्पादक अपनी वस्तु को सही कीमत पर बेच सके, जिसके लिए हमने उदाहरण क्या देखा है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ये क्रेताओं के लिए किया जाता है, गरीब व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ये उत्पादकों के लिए किया जाता है, जनरली किसानों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही हमारे कीमत सीमा और कीमत तल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग, वो भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जो हमारी इकाई चल रही थी बाजार एवं कीमत निर्धारण, वो भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कंप्लीट हो गया, है ना। यानी अब मैं आपको आज की तारीख में मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जो हमारा अर्थशास्त्र का पेपर है उसका आधा सिलेबस, 50% सिलेबस आज हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। सर गाना हो जाएगा, नहीं भैया, तुम लोगों ने पिछली बार मेरी बेइज्जती करी थी, कोई गाना नहीं होगा, है ना। मिठाई बंटवा दूंगा, गाना नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब समष्टि अर्थशास्त्र की।
तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र भी 50 नंबर का है ना। इसमें भी हमको क्या सर ये भी इतना इजी या टफ है? मुझे नहीं पता आपको अभी तक की क्लासेस कितनी इजी या टफ लगी, बाकी मेरे हिसाब से तो समष्टि अर्थशास्त्र और इजी है ना। ये तो मुझे इजी लगता है, समष्टि अर्थशास्त्र मुझे और इजी लगता है। तो सर अपन कल से समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करेंगे? नहीं, पहले मैं लूंगा टेस्ट, क्योंकि भैया हमारा 50% का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपको डाउट है या नहीं है। तो पहले तो मैं एक वीडियो क्लास लूंगा, आपकी वीडियो क्लास इन द सेंस मतलब लाइव क्लास लूंगा, जिसमें आप मुझसे बात कर रहे होंगे। उसमें पहले तो मैं आपसे डाउट पूछूंगा और मतलब आपके डाउट लूंगा, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, आपका टेस्ट लूंगा और फिर हम समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करेंगे। यानी मैं समष्टि अर्थशास्त्र तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैं आपके टेस्ट लेके कॉपी चेक ना कर दूं। सर कैसे टेस्ट लोगे ऑनलाइन, कैसे कॉपी चेक करोगे, वो सब मेरी प्रॉब्लम है। वीडियो कॉल में मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ना कि मैं कैसे टेस्ट लूंगा, कैसे कॉपी चेक करूंगा, कैसे आपको नकल करने से रोकूंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज हमको ये बतानी है कि सर आप ये बताओ कि आप डाउट कैसे लोगे, तो उसकी भी टेंशन मत लो, मैं सब करके रखूंगा। मैं जब भी आपका पेपर लूंगा, जिस भी चैप्टर का पेपर लूंगा, उससे पहले मैं आपके उस चैप्टर के डाउट क्लियर करूंगा। यानी कि जब जब हमारा टेस्ट होगा उससे पहले हमारी एक डाउट क्लास हो रही होगी। तो पहले डाउट क्लास होगी, उसके बाद हमारा टेस्ट होगा, है ना। और जब हमारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको मार्क्स दूंगा और फिर बाद में हमारी समष्टि अर्थशास्त्र चालू होगी। ठीक है, तो जितनी भी आपकी टेस्ट वाली इंफॉर्मेशन है, वीडियो कॉल की इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।